हम बीए प्रथम वर्ष में पढ़ रहे हिंदी के प्रिय विद्यार्थियों, हम इस चौथे व्याख्यान में काव्यांग परिचय की अगली कड़ी गुण और रीति के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। यह 4 इकाइयों में से अंतिम इकाई 5 है। 5वीं इकाई से काव्यांग से संबंधित प्रश्न आते हैं। पिछली बार आप देख चुके हैं, हम अगली कड़ी में देखते हैं गुण और रीति। काव्य के गुण और उसकी रीति क्या कहलाती है, ये काव्य का आवश्यक तत्व माना गया है। आचार्य वामन रीति के बारे में बताते हैं। रीति रात्मा काव्यास्य, इसे वो काव्य की आत्मा कहते हैं। अर्थात रीति काव्य की अभिव्यक्ति है। काव्य जो होता है, सुनाई देता है या पढ़ा जाता है, अभिव्यक्त होता है, रीति ही उसमें या उस काव्य की विधि है, एक प्रणाली है या एक रास्ता है जिस पर चला जाता है। गुण के बारे में कहें तो इतना बता सकते हैं कि गुण काव्य के आंतरिक गुण हैं, अंदर के, जैसे मनुष्य में भी ऐसा पाया जाता है। काव्य गुण के बारे में हम चर्चा करते हैं। गुण जैसे कि मनुष्य में भी होते हैं। हम देख सकते हैं कि मनुष्य में गुण जो साफ दिखाई देते हैं, किसी भी व्यक्ति को देख करके हम कह सकते हैं कि ये वीर है, सुशील है, सुसभ्य है। इसी तरह से काव्य के गुण भी पहचाने जा सकते हैं। काव्य के गुण क्या करते हैं? काव्य के गुण काव्य को हृदय स्पर्शी बनाते हैं, जिससे पाठक सुनकर, पढ़कर महसूस करता है हृदय तक। इसको परिभाषा में किस तरह से ढाला जा सकता है? रस का उत्कर्ष करने वाली बातों को गुण कहते हैं। गुण के 3 भेद किए गए हैं: प्रसाद, ओज और माधुर्य। प्रसाद गुण की परिभाषा देखिए, चित्त में उदित होते ही अर्थ स्पष्ट हो जाना चाहिए। प्रसाद का अर्थ हुआ स्वच्छता, निर्मलता। निर्मलता कैसी? जिस तरह से तालाब का जल साफ हो तो सब स्पष्ट दिखाई दे जाता है, वैसे ही प्रसाद गुण होने से काव्य का अर्थ स्पष्ट हो जाया करता है। उदाहरण के लिए देखिए, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे नवमित्र सा। अब इसके अर्थ में स्पष्टता है। सिर्फ एक ही शब्द है, विलोकता। विलोकता आपको आना चाहिए। विलोकता यानी देखता हूँ। मैं कोई भी नया ग्रंथ जब देखता हूँ तो वो मुझे नए मित्र सा ही लगता है। मित्र सा, लेकिन नए सा, जो धीरे धीरे नयापन खत्म होगा, परिचय होगा, मित्रता गाढ़ी होगी। दूसरा उदाहरण जो आपके प्रथम वर्ष के सुदामा चरितम से ही लिया गया है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छू नहीं, नैनन सो पग धोए। ये सुदामा और कृष्ण की मित्रता की मिसाल को नरोत्तम दास ने बड़ी ही स्पष्टता के साथ सामान्य शब्दों में यहाँ पिरोया है। दूसरा गुण होता है ओज गुण।
ओज से ही पता चल रहा है कि इस गुण की विशेषता क्या है। हृदय को वीरतापूर्ण भाव से भर देने वाले संयुक्त द्वित्व और कठोर वर्णों से युक्त रचना को कहते हैं। मन, ओज, उत्साह और उत्तेजना से भर जाए, इसे पढ़कर इसे ओज गुण कहेंगे। ओज गुण का संबंध वीर, रौद्र, विभत्स रसों से होता है। ये वर्ण ओज गुण से युक्त होते हैं, जिसमें वर्ण की आवृत्ति पाई जाती है ट, ठ, ड, श, क, छ, त आदि। उदाहरण के लिए देखिए किस तरह से होंगे ओज गुण से युक्त काव्य में। चिक्करहि दिग्गज डोल मही, अहि लोल सागर घर बरे। आप क, ग के द्वित्व वर्ण यहाँ दिखाई दे रहे हैं और ट, ठ, ड, ड डोल मही। तो इस तरह से वर्णों की आवर्ती के माध्यम से काव्य में ओज गुण देख सकते। तीसरा देखिए माधुर्य। माधुर्य यानी मिठास। माधुर्य क्या करता है? अंतःकरण को आनंद उल्लास से द्रवित करने वाली कोमल मधुर वर्णों से युक्त रचना होती। माधुर्य यानी मिठास, मन को पिघला देने वाले भाव से भर दे। माधुर्य का संबंध करुणा, शांत और श्रृंगार रस से होता है। यानी रस खास करके श्रृंगार रस। श्रृंगार में भी संयोग और वियोग। संयोग रस का हर कवि ने वर्णन किया है। तो जब करुणा, शांत और श्रृंगार रस आएगा तो उसमें माधुर्य गुण स्वतः ही होगा। उसमें निम्न वर्ण ट, ठ, ड, ढ को छोड़ दिया जाएगा, बल्कि पंचम वर्ण से युक्त हो। जैसे नंद, मब, ण को छोड़कर शेष पंचम वर्ण न, म इसमें होंगे। इसमें समास हो ही नहीं तो ठीक रहेगा, या हो कभी कभार तो छोटे समास, जैसे मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे, मंद मंद निकष्यो मुकुंद मधुबन ते। काव्य रीति के बारे में हम अगले पायदान पर और अगली कक्षा में सुन सकेंगे। इस तरह से आप काव्य गुण और रीति से में खास करके काव्य गुण से परिचित हो चुके हैं। अब हम काव्य रीति के बारे में विचार करेंगे। आप प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं और प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को बखूबी पता है या होना चाहिए, जब आप हिंदी साहित्य का नामकरण से परिचित होते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं। आपको मैं कुछ वक्त है सो बता देता हूँ कि रीति पर आने से पहले आप समझ जाएंगे कि रीति काल एक काल है तीसरा हिंदी साहित्य इतिहास में। आप जब पढ़ेंगे तो हिंदी साहित्य इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। पहला आदिकाल यानी आरंभिक काल, दूसरा मध्यकाल जिसको 4 धाराओं में देखा जा सकता है, सगुण, निर्गुण, फिर इनकी भी दो, और तीसरा काल है रीतिकाल। जब आप रीतिकाल को पढ़ते हैं तो रीतिकाल के कवियों ने इसके मापदंडों के हिसाब से काव्य रचनाएं की हैं। इसके बाद आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल कहने का मतलब